जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वर्तमान में यदि आपका एग्जामिनेशंस है जैसे कि बीपीएससी एडीओ तो और या अन्य किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशंस आप देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 2026 के सभी मस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेंट अफेयर्स है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक बिंदुओं को क्लियर करते हुए देखेंगे। तो बिल्कुल अगर आप मन से तैयारी करते होंगे एग्जामिनेशंस के लिए तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं हटिएगा, क्योंकि 2026 के सभी अब तक जो मार्च के अंतिम जो सप्ताह चल रही है वहाँ तक जितने भी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हमने इसमें समेटा है। तो आइए शुरुआत करेंगे। जैसे कि ये पहला नंबर क्वेश्चन कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह दिया गया है आर वैरामुथु को। याद रखेंगे, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामुथु को प्रदान किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। तो दोस्तों, इस संबंध में देखेंगे कि वर्ष 2025 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा 14 मार्च 2026 को की गई। यह 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा जो कि प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और उपन्यासकार आर वैरामुथु को प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, प्रश्न में 2025 करके पूछा जाएगा। याद रखेंगे 2025 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको देने की घोषणा की गई है, तो याद रखेंगे यह जो है आर वैरामुथु को दिया जाने की घोषणा की गई है। ये कवि हैं और गीतकार भी हैं, उपन्यासकार हैं और कहाँ के हैं, ये तमिल क्षेत्र के व्यक्ति हैं। 14 मार्च 2026 की इसकी घोषणा किया गया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामुथु को प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुएं आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च और सबसे पुराना साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गई थी। तो याद रहेंगे, पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 1961 पे। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को मिला था। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह किस व्यक्ति को मिला, तो याद रखेंगे उनका नाम था जी शंकर कुरूप। 1965 में मिला गया। वो याद रखेंगे मलयालम के लेखक थे और इसकी शुरुआत जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत 1961 से की जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इस संबंध में और देखेंगे कि इस सम्मान के तहत विजेता को 11 लाख की नगद, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी अर्थात सरस्वती की एक सुंदर कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो आपसे पूछा सकता है कि बताएं ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी चीज़ें जो पुरस्कार के स्वरूप में मिलती है, तो 11 लाख नगद रुपए आपको मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान देवी की वाग्देवी सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा भी मिलती है। दोस्तों, इस संबंध में और भी हम लोग देखेंगे कि यह पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है और 2013 में जो है एक और अंग्रेजी को शामिल कर लिया जाता है इस पुरस्कार के लिए। इस प्रकार से मैं उत्कृष्ट आजीवन साहित्यिक योगदान के लिए केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। याद रखेंगे 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में अगर लेखनी आप करते हैं, आजीवन साहित्य में आपने योगदान किया है, तो आपको उचित पाए जाने पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, कभी कभी जो है एग्जाम्स क्या करता है कि 1-2 साल पीछे लेकर के चल जाता है। ऐसे में आप ध्यान रखिएगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए हिंदी के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल को। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो वह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। और वर्तमान में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया जो कि तमिल क्षेत्र के या तमिल के रहने वाले जो है लेखक और एक बेहतर कवि हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 98वें एकाडमी पुरस्कार यानी कि वन बैटल आर्ट अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित और 6 को जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो पूछा सकता है कि बताएंगे 98वें एकाडमी पुरस्कार जो है वो ऑस्कर के रूप में किनको दिया गया। वन बैटल आर्ट अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया और इसके साथ साथ 6 अन्य को भी प्रदान किया गया है। तो आइए इस संबंध में देखेंगे कि ऑस्कर क्या है। 98वां अकादमी जो है और पुरस्कार जिसको ऑस्कर के नाम से जानते हैं 2026 समारोह 15 मार्च 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजल्स के प्रतिष्ठित डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया।
याद रखेंगे इस समारोह को जो है कॉनन ओ ब्रायन ने होस्ट किया था। तो पूछा जा सकता है कि 98वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर का जो है होस्ट किसने किया था, तो याद रखेंगे ओ ब्रायन ने होस्ट किया था। दोस्तों इस संबंध में आपको बता दें, इस साल निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वाधिक 6 ऑस्कर पुरस्कार मिले हुए हैं। याद रखेंगे इस साल निर्देशक पॉल ऑफ थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वाधिक 6 ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इस संबंध में आपको बता दें दोस्तों कि प्रमुख विजेताओं की सूची इस प्रकार है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या थी? वन बैटल आफ्टर अनदर। याद रखेंगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ करके आगे मत बढ़िएगा। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो को आगे देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके और बहुत काम आने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन हो, एडीओ एग्जामिनेशन हो बिहार का या फिर सेंट्रल लेवल की, इस प्रकार से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आप हमारे देख रहे होंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर जो है वह दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो ऑस्कर के लिए पॉल थॉमस एंडरसन, जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर के ही जो है निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल बी जॉर्डन को दिया गया है, जो फिल्म सेंसर्स के लिए। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो है जेसी बकले, याद रखेंगे फिल्म हैमनेट के लिए दिया गया है ऑस्कर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर जो है शॉन पेन को दिया गया है, वह भी वन बैटल आफ्टर अनदर में काम किए थे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एमी जो है मेडिगन को दिया गया है, वे फिल्म वेपन्स के लिए दिया गया है। 7वां नंबर देख लेंगे, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू। नॉर्वे की इस फिल्म ने अपनी 7वीं नॉमिनेशन की में देश के लिए पहला ऑस्कर जीता है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स को दिया गया। वहीं पर 9वें नंबर बिंदु के बारे में बात करें, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को दिया गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको मेन पॉइंट में जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संसद ने विनियोग विधेयक 2026 को सफलतापूर्वक पारित किया है। तो याद रहेंगे भारतीय संसद ने 2026 में सबसे सफल जो विधेयक पेश किया उसका नाम था विनियोग विधेयक। आगे देखेंगे दोस्तों ये विनियोग विधेयक क्या होता है और ये चर्चा में क्यों है। भारतीय संसद ने विनियोग विधेयक 2026 याद रखेंगे को हाल ही में सफलतापूर्वक पारित किया है। लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद 17 मार्च 2026 को राज्यसभा ने भी चर्चा के बाद इसे वापस लोकसभा को भेज दिया है, जिससे बजटीय प्रक्रिया का एक बेहद अहम चरण पूरा हो चुका है। देखेंगे इसमें कहता है कि विनियोग विधेयक क्या होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार संसद की कानूनी मंजूरी के बिना सरकार भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती। विनियोग विधेयक ही सरकार को यह धन निकालने की कानूनी अधिकार देता है। याद रहेंगे तो कानूनी अधिकार विनियोग विधेयक से संबंधित भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 114 नंबर में है। और याद रखेंगे भारत की संचित निधि से पैसा या धन निकालने की जो कानूनी कार्रवाई होती है या कानून जो अधिकार देता है वह विनियोग के रूप में जाना जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इस संबंध में है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत एक धन विधेयक माना जाता है। तो याद रहेंगे विनियोग विधेयक है ये किसके अंतर्गत आएगा, यह धन विधेयक के रूप में आएगा, जिससे संचित निधि से धन का निष्कासन होती है। इसलिए इस पर असली शक्ति लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा में न तो कोई संशोधन कर सकते हैं और न ही इसे रोक सकते हैं। उसे 14 दिन के भीतर इसे लौटाना पड़ता है राज्यसभा को। तो पूछा भी जा सकता है कि बताएं धन विधेयक कहाँ पेश की जाती है, तो धन विधेयक लोकसभा में पेश की जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगला बिंदु है विश्व पैरा एथलीट्स का जो ग्रैंड प्री 2026 है नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो पूछा जा सकता है कि विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्री 2026 है वह कहां पर संपन्न हुआ, तो ऐसे में आप नई दिल्ली याद रखेंगे। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 संपन्न किया गया है। दोस्तों इस संबंध में आइए देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 हाल ही में संपन्न हो गया।
इसका आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। भारत ने लगातार दूसरी बार इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। दोस्तों इसके बाद बता दें कि यह ग्रांड प्री 2026 के अंतर्राष्ट्रीय सीजन का दूसरा चरण था। इससे पहले फरवरी में दुबई में हुए पहले चरण में भी भारत ने पदक तालिका में अपनी शीर्ष स्थान हासिल किया था। आइए देख लेते हैं इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। इस टूर्नामेंट में भारत ने रिकॉर्ड 208 पदकों के साथ तालिका में अपनी शीर्ष स्थान हासिल किया। पैरा एथलीटों ने 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य पदक जीते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है बीपीएससी के लिए कि पैरा एथलेटिक्स 2026 में जो संपन्न हुआ नई दिल्ली में, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 208। कभी कभी आंकड़े पूछ दिए जाते हैं, 75, 69 और 64 याद रखिएगा। इस प्रतियोगिता में भारत के 219 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। पेरिस 2026 पैरालंपिक के चैंपियन सुमित ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दोस्तों इस संबंध में बता दें कि पैरालंपिक पदक विजेता प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता। यह इस टूर्नामेंट में उनका दूसरा स्वर्ण था। शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 में स्वर्ण पदक हासिल किया। कई स्पर्धाओं में तीनों मेडल स्वर्ण, रजत और कांस्य भारत के ही नाम रहे। उदाहरण के लिए पुरुषों के शॉट पुट में शुभम जुयाल ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भगत सिंह और प्रियांशी कुमार ने रजत और कांस्य जीते हुए हैं। थोड़ी सी और इसमें है कि इसी तरह 200 मीटर की दौड़ में राकेश भाई भट्ट के नेतृत्व में भारत ने पोडियम स्वीप किया, और इसके अलावा प्रवीण कुमार और मनोज कुमार सभापति ने भी अपने अपने इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला बिंदु है, सर्वोच्च न्यायालय ने देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। याद रखेंगे यह एक बहुत ही चर्चा की विषय है और इससे संबंधित चीजों को आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको डीप समझने की आवश्यकता हम सभी समझेंगे। संबंध में बताएंगे दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। भारत के न्यायिक और चिकित्सा इतिहास में 11 मार्च 2026 को एक बेहद ऐतिहासिक फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में पहली बार किसी मरीज के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये बिंदु है। यह फैसला 2018 के उस ऐतिहासिक आदेश का पहला व्यवहारिक प्रयोग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान के साथ मरने के अधिकार, राइट टू डाई विद डिग्निटी को मौलिक अधिकार माना था। याद रखेंगे इस संबंध में उन जजेस के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अगस्त 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के कारण 32 वर्षीय हरीश राणा, याद रखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 वर्ष के हरीश राणा के सिर में गंभीर चोट आ गई थी। तब से वह परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट अर्थात पीवीसी यानी कोमा जैसी स्थिति में थे। उनके ठीक होने की कोई चिकित्सकीय उम्मीद नहीं बची थी। तो याद रखेंगे 13 साल तक उनकी देखभाल करने के बाद उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके बेटे को इस कष्टदायक जीवन से मुक्त किया जाए, अर्थात इच्छा मृत्यु दी जाए। दोस्तों इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की फैसला से संबंधित जो चीजें थी मैं बता रहा हूं। यह फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। याद रखिएगा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथ के पीठ ने इनको सुनाया है। अदालत ने हरीश राणा को दी जा रही क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन यानी जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने दिल्ली के एम्स अस्पताल को निर्देश दिया है कि हरीश को पैलिएटिव केयर विभाग में भर्ती किया जाए ताकि जीवन रक्षक प्रणाली हटाते समय मरीज को कोई दर्द या तकलीफ न हो और वो उनकी गरिमा की पूरी तरीका से बने रहे। आइए इस संबंध में आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि सक्रिय और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव एथेनेसिया है आज भी गैर कानूनी और अपराध है। सक्रिय इच्छा मृत्यु में मरीज को मारने के लिए सीधे तौर पर कोई दवा या जहर का इंजेक्शन दिया जाता है। याद रखेंगे सक्रिय इंजेक्शन दिया जाता है, जबकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में मरीज से कृत्रिम रूप से
जिंदा रखने वाली मशीनें जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब हटा ली जाती है, जिससे प्राकृतिक रूप से उनकी मृत्यु हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर एक स्पष्ट कानून बनाए जाने को कहा है, ताकि मरीजों के परिवारों को लंबी कानूनी कार्रवाई जो है वह लड़ाई नहीं लड़ना पड़े। निष्क्रिय जो मृत्यु है, इच्छा मृत्यु, उसके लिए कानून बनाने की बात हमारे सुप्रीम कोर्ट में चली हुई है। दोस्तों, संवैधानिक पहलू क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को दी गई मंजूरी का कानूनी आधार संविधान के अनुच्छेद 21 में है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो कानूनी प्रावधान है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 21 में लिविंग विल के आधार पर यह उपस्थित है। दोस्तों, इस संबंध बता दें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। कोर्ट ने माना कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेते रहना नहीं, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना होता है। याद रखेंगे दोस्तों, कहता है यदि कोई व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जहां उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और मेडिकल मशीनें केवल उसकी पीड़ा को बढ़ा रही है, तो उस जीवन को कोई गरिमा नहीं बचती है। ऐसे में कोर्ट ने फैसला दिया कि जब गरिमा पूर्ण जीवन संभव न रहे तो गरिमा पूर्ण मृत्यु की अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का ही हिस्सा माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखेंगे। मुज्तबा खामेनेई, ये बहुत ही चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं। मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया है। ये खबरों में रहने वाली, ये मस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है 2026 का एक पॉइंट हो जाता है। तो देखेंगे, मुज्तबा खामेनेई जो को आधिकारिक तौर पर ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया। यह फैसला 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु के बाद किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना। याद रखेंगे, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार जो है आयातक देश बन गया है। इस मामले में यूक्रेन पहले स्थान पर है, अर्थात विदेशों से सबसे अधिक मात्रा में हथियार खरीदने वाला देश भारत दूसरे नंबर पर, जबकि यूक्रेन पहले नंबर पर है। ऐसा क्यों है? आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान और चाइना, यानी कि चाइना और पाकिस्तान जो है हमेशा हमारे भारत के लिए एक टारगेट फुल रहते हैं, यानी अर्थात वो जो है हम पर कभी भी हमला करने की इस चाहत में रहते हैं। इसलिए हम जो है आर्म्स के माध्यम से, हथियार के मामले में अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। हाल ही में जारी हुई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। 2021 से 2025 के बीच आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट 9 मार्च 2026 को जारी की गई है। दोस्तों, इस संबंध में बता दें कि विश्व की शीर्ष 5 जो हथियार आयातक देश हैं, उसमें पहले नंबर यूक्रेन वैश्विक हथियार आयात का 9.7% आयात कराता है। भारत वैश्विक हथियार का 8.2%, सऊदी अरब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कतर है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। याद रखेंगे, तो कभी कभी विश्व आयात हथियारों के मामले में, आयात के मामले में जो है 3 जो है लगातार या क्रम के हिसाब से कौन कौन से देश हैं, तो ऐसे में याद रखेंगे यूक्रेन, भारत और सऊदी अरब, चौथा नंबर पर कतर और 5वें नंबर पर पाकिस्तान का नंबर आता है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही चर्चा में रहने वाला, भारत न्यूजीलैंड को पराजित कर T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता बन गया है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रश्न है कि भारत, यहाँ पर एक्सप्लेन है कि भारत ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का विजेता बना। 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस संबंध में आपको बताते चलें दोस्तों कि भारत T20 विश्व कप तीसरी बार जीतने वाला पहला देश है। भारत T20 वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार जीतने वाला भी पहला देश बन गया इस पूरी दुनिया में। दोस्तों, इस संबंध में है कि यह प्रतियोगिता 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला गया था, जिसमें कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम किया या ट्रॉफी का विजेता बना है। इस संबंध में इंपॉर्टेंट होता है कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर के 255 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में मात्र 159 रन ही बना पाई। फाइनल में जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच और दूसरे पूरे विश्व कप में संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताएं विश्व कप 2026 के
फाइनल में जो है T20 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन कौन बने थे, तो जसप्रीत बुमराह, और प्लेयर ऑफ द सीरीज किनको बनाया गया था, तो संजू सैमसन। इस प्रकार का याद रखेंगे, यानी कि जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच हैं और संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को और दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा हुई थी। याद रखेंगे, फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा हुई थी। तो पूछा जाएगा फिनलैंड के वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर स्टब, जो भारत की यात्रा पर थे। दोस्तों इस संबंध में आइए हम आंकड़े जुटाए हैं। इस संबंध में है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 4 से 7 मार्च 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर थे। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। राष्ट्रपति स्टब इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे। तो पूछा जा सकता है कि बताएंगे कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 11वें रायसीना डायलॉग के प्रमुख अतिथि कौन थे, तो याद रखेंगे फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। जीडीपी गणना के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीडीपी गणना के लिए अब वर्तमान में जो नया आधार वर्ष कब घोषित किया गया है, 2022 से 23 को। याद रखेंगे दोस्तों इस संबंध में देखिए, भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है ने 27 फरवरी 2026 को जीडीपी गणना के लिए एक नई सीरीज जारी की है। इसके तहत अब जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 जो है वह कर दिया गया है। पिछले एक दशक से अधिक समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में हुए बड़े बदलावों को सटीक रूप से मापने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। दोस्तों इस संबंध में बता दें कि विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपको आ जाएंगे क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कई राज्यों के राज्यपालों को बदला गया है तथा कई राज्यों के राज्यपाल को अदल बदल भी किया गया है, जिसमें बिहार भी शामिल है। तो प्रश्न है, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों में कुछ नए चेहरे को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं पर जबकि कोई मौजूदा राज्यपालों में जो है राज्य उनके बदले गए हैं। आइए प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं। तो अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत और वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल अर्थात एलजी नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में दिल्ली के नए एलजी कौन है, तो याद रखेंगे वरिष्ठ राजनयिक रणजीत सिंह संधू। बिहार से संबंधित एक बहुत बड़ी चीज है, इसको तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। बिहार भारतीय सेना के पूर्व सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड हैं सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो पूछ सकता है कि बिहार के नए वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सैयद अता हसनैन। याद रहेंगे। नागालैंड बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, नंद किशोर यादव। बिहार के कौन है, सैयद अता हसनैन को, और उसके बाद दिल्ली के लिए तरनजीत सिंह संधू, दिल्ली के लिए तरनजीत सिंह संधू, बिहार के लिए सैयद अता हसनैन और नागालैंड के लिए नंद किशोर यादव। याद रखेंगे ये नई नियुक्तियां हैं राज्यपालों की और उपराज्यपालों की। राज्यों के बीच फेरबदल किए गए हैं, देखेंगे। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल स्थानांतरित किया गया है। यह फैसला बंगाल के पूर्व राज्यपाल CV आनंद बोस के अचानक इस्तीफे के बाद मिला है। दूसरा नंबर है तमिलनाडु। केरल के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल के साथ साथ तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव जो है सौंपा गया है। याद रखेंगे। महाराष्ट्र से संबंधित तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा को स्थानांतरित कर अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया है। याद रखेंगे। तेलंगाना हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को अब तेलंगाना का एक नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। याद रखेंगे। अगला है लद्दाख। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का उपराज्यपाल अर्थात LG नियुक्त कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश देखेंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल रहे कविंदर गुप्ता को अब हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। याद रखेंगे।
अगला बिंदु है दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो है अब नए बन गए हैं। कनाडा के वर्तमान जो है नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत में यात्रा हुई थी। तो याद रखें, बहुत एक चर्चा का विषय है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में भारत और कनाडा के बीच में जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनके नेतृत्व में भारत और कनाडा के बीच में संबंध जो है तीखा पड़ गया था। तो ऐसे में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक की भारत यात्रा पर थे। यह मार्क कार्नी की प्रधानमंत्री के रूप में पहली भारत यात्रा थी। इसका प्रमुख उद्देश्य पिछले कुछ सालों के कूटनीतिक विवादों को दरकिनार कर संबंधों को फिर से पटरी पर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल की राजकीय यात्रा बहुत ही चर्चा का विषय रहा। ये विरोधियों के द्वारा, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने तो बड़े बेजोड़ तरीके से इस मामले को उठाया है। तो ये एक चर्चा का विषय है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। देख लेंगे, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 और 26 फरवरी 2026 को इजरायल की राजकीय यात्रा पर थे। जुलाई 2017 के बाद यह उनकी दूसरी इजरायल यात्रा थी। याद रखेंगे, पश्चिम एशिया में चल रहे भारी तनाव के बीच हुई इस यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान इनकी ओर खींचा था। तो ऐसे में ये चर्चा का विषय रह जाता है। अगला है कि मणिपुर फिल्म बुंग को बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है। तो पूछ सकता है कि जो बाफ्टा पुरस्कार है वह मणिपुर के किस फिल्म को दी गई है। तो मणिपुर की एक फिल्म जो है बुंग को बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस संबंध में कि मणिपुर की जो फिल्म बुंग है को 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 समारोह में बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। बुंग इस श्रेणी में बाफ्टा जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 समारोह में बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में यह जो है पुरस्कार किस फिल्म को दी गई है। तो बुंग इस प्रश्न का सही आंसर है, जो मणिपुर की एक फिल्म है। दोस्तों इस संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। यह उनकी पहली फीचर फिल्म यानी डेब्यू है। इससे पहले वे लक्ष्य और पीके जैसी बॉलीवुड फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रह चुकी हैं। बॉलीवुड की दिग्गज प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, जो क्षेत्रीय कहानियों को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए एक बड़ी पहल के रूप में काम करती है। दोस्तों इस संबंध में कि फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में गुगुन किपगेन, बुंग, बाला हिजाम, मां और विक्रम कोचर शामिल किए गए हैं। याद रखेंगे। अगला बिंदु है नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार का अनावरण। यानी कि नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति कौन सी लाई गई है, उसका नाम क्या है। तो प्रहार उसका नाम हो जाएगा। दोस्तों इस संबंध में देखिए, केंद्र सरकार ने भारत की पहली सार्वजनिक और व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति जारी की है। इसका नाम प्रहार दिया गया है। इस नीति की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में की थी। दोस्तों इस संबंध में बता दूं कि यह नीति आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल आतंकी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी के आधार पर खतरों को पहले ही खत्म कर देना रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट, याद रखेंगे, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ आदेशों को रद्द किया गया। याद रखेंगे, जो है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो किसी भी देश पर अतिरिक्त टैरिफ जो है लगा दे रहे थे, तो इसको वहां की अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने रद्द किया। दोस्तों इस संबंध में आपको बता दें कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए ग्लोबल टैरिफ अर्थात आयात शुल्क को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया। और कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है उनके विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा की भारत यात्रा हुई थी। तो ब्राजील के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो ये याद रखेंगे, लुई इनासियो लुला दा सिल्वा। याद रखेंगे, लुई इनासियो लुला दा सिल्वा की भारत यात्रा हुई थी। और याद रखेंगे इससे संबंध है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दी सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर थे। यह उनकी भारत की तीसरी राजकीय यात्रा थी। इससे पहले वे 2004 और 2007 में भी भारत में आए हुए थे। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लेने के लिए वो आए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां हुआ था। नई दिल्ली में। इससे संबंधित मुख्य बिंदु हैं दोस्तों कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 21 फरवरी 2026 तक
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था। यह एक ऐतिहासिक वैश्विक आयोजन था जिसने दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य में भारत को एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है। इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 से मुख्य बिंदु हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज बनना और एआई को केवल कुछ देशों तक सीमित न रख करके इसे सभी के लिए सुलभ बनाना हो जाएगा। दोस्तों, इसमें संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं वो है कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य या थीम जो था वो था पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो पूछा सकता है कि एआई समिट का जो है मुख्य थीम क्या था? पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, यानी एआई का उपयोग मानवता, पर्यावरण और रक्षा के विकास के लिए हो। इसमें 7 प्रमुख स्तंभ शामिल थे, जैसे समावेशी विकास, सुरक्षित एआई, मानव पूंजी और एआई का लोकतांत्रिकरण। सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए ने स्वच्छ ऊर्जा में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एआई फॉर्म मिशन शुरू किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत की आधिकारिक यात्रा हुई थी। याद रखेंगे, वर्तमान में हाल ही में पूछा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जो भारत यात्रा हुई वो कब हुई? तो 17 से 19 फरवरी 2026 को तक यहाँ पर वो आधिकारिक यात्रा पर थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था भारत और फ्रांस के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो प्रश्न पूछा सकता है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में है कि इस यात्रा के प्रमुख परिणाम क्या हुए? प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत और फ्रांस के रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप स्तर पर उन्नत करने की घोषणा की है। यह साझेदारी अब रक्षा और व्यापार से आगे बढ़कर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और भविष्य के तकनीकों पर केंद्रित हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, चर्चा में रहा। ईरान ने हार्मुज जलडमरूमध्य को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी थी। ईरान ने अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता के दौरान शक्ति प्रदर्शन करते हुए हार्मुज जलडमरूमध्य को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया था, जिसमें हमारी देश के भी एलपीजी गैस वाली जहाजें फंसी हुई थी जो वापस आई। कुछ आई, अभी कुछ नहीं आई हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है कि बांग्लादेश के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तारिक रहमान जो बनाए गए थे, मोहम्मद यूनुस जो है वो कार्यकारी जो ये प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे अंतरिम सरकार के रूप में। तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। इन्होंने ही तारिक रहमान को जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिन की भारत यात्रा हुई है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिन जो है फरवरी 2026 तक भारत की यात्रा पर रहे थे और यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच में राजनयिक संबंधों के 50वीं वर्षगांठ और सेशल्स की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय गीत के गायन को लेकर के औपचारिक निर्देश जारी किए हैं। याद रखेंगे तो है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो है हाल ही में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन और उसके सम्मान को लेकर के पहली बार विस्तृत और औपचारिक निर्देशानुसार जारी किया है। यह निर्णय इस महान गीत की रचना के 150 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया है। तो इससे संबंधित बिंदु है कि अब तक आधिकारिक योजनाओं में आमतौर पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाते थे, लेकिन नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी 6 छंदों को आधिकारिक संस्करण माना गया है। गीत की कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड अब निर्धारित की गई है। भारत ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का जो है खिताब भी अपने नाम किया है। ये बहुत ही चर्चा में विषय रहा क्योंकि इसमें वैभव सूर्यवंशी एक अहम रोल निभाए थे। तो इस बिंदु को देखें, भारत ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया। भारत ने रिकॉर्ड 6वीं बार जो है यह खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता जिम्बाब्वे और नामीबिया के संयुक्त मेजबानी में खेला गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंडर 19 विश्व कप 2026 जो है वह किन किन देशों में आयोजित किया गया? जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया गया। भारत ने यह कितनी बार जीती है? तो 6वीं बार जीता है इसने। तो अंडर 19 विश्व कप 2026 से संबंधित मुख्य बिंदुएं हैं जो
ये बहुत एक अच्छे आंकड़े हैं। इस प्रतियोगिता का फाइनल 6 फरवरी 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 411 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, विशाल स्कोर बनाया, जिसके बाद जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 311 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े नायक 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्होंने फाइनल में मात्र 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने फाइनल में मात्र 80 यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि अंडर 19 विश्व कप 2026 जो था उसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों के दोनों यह वैभव सूर्यवंशी को मिला, जो कि बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कप्तान आयुष महात्रे थे। आरबीआई की 6वीं द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा रेपो दर कितनी है? वह दर 5.25 है। आरबीआई की 6ठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा रेपो दर 5.25 है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें का ये नियम जो है इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट कितना है? 5.25। एसडीएफ कितनी है? तो 5%। और एमएसएफ कितना है? रेट 5.5। और बैंक रेट कितना है? तो 5.50। महिला प्रीमियर लीग 2026 से क्वेश्चन हो सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया है। याद रखेंगे दोस्तों कि महिला प्रीमियर लीग WPL का चौथा सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया। वडोदरा के BCA स्टेडियम में 5 फरवरी 2026 को खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। याद रखेंगे, इसमें मैन ऑफ द मैच और सीरीज पूछे जा सकते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा दूसरा WPL खिताब जीता गया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह लगातार चौथी बार फाइनल में हार थी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन स्कोर बनाया, जिससे आरसीबी ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खो करके हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना को फाइनल में मैन ऑफ द मैच, याद रखेंगे, स्मृति मंधाना को फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो देखिएगा, आप जब दरोगा का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्मृति मंधाना एक बार पुनः जो प्लेयर ऑफ द मैच है, और उसके बाद गुजरात जायंट्स की ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हाल ही में संपन्न हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 अल्कराज ने पुरुष और रिबाकिना ने महिला एकल जीता है। तो पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अल्कराज ने जीता है। और उसके बाद रिबाकिना ने महिला खिताब जीता है। तो दोस्तों इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम आपको बता देने की कोशिश करेंगे। मुख्य दृष्टि देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो पुरुष एकल आर्कलोज अल्कराज ने स्पेन के रहने वाले हैं, उन्होंने हराया किनको? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के रहने वाला है। महिला एकल में एलिना रिबाकिना जो है उन्होंने कजाकिस्तान की हैं, उन्होंने अरियाना सबलेंका को हराया है। इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। पुरुष युगल में नील कश्यप और क्रिश्चियन हर्षिन ने जेसन कुलकर और मां को हराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 जो है वह संसद में पेश की थी, और यह उनकी 9वीं बजट के रूप में मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट बिंदु थे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब रहेगी बात 5 MCQ का। तो इन 5 MCQ का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि WPL अर्थात वुमेन प्रीमियर लीग 2026 को प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है। यानी कि महिला प्रीमियर लीग 2026 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किनको दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है, आपको जो भी ऑप्शंस लगता है हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इन 5 प्रश्नों में 5 देखना है कौन कौन सही कर पाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया AI समिट का थीम क्या था? इंडिया AI समिट का थीम क्या था? डिजिटल इंडिया, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, या AI ग्रोथ, या फ्यूचर टेक। याद रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको इसका आंसर कमेंट कर देने हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रहार नीति किस मंत्रालय ने जारी की है? प्रहार नीति किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। पांचवा और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि बाफ्टा 2026 में कौन सी भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला हुआ है? बाफ्टा 2026 में कौन सी भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन वेपन्स, बुंग, सीनर्स और हैमलेट है। देखना यह है कि 5 में 5 कितने लोग का सही आंसर होते हैं। यदि जाते आते हम कहेंगे आपसे कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद।